आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 41। होस्ट को बधाई कि वह नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में दूसरी बार सबके मजाक का शिकार हुआ। आपको 20,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को हुए नुकसान की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। होस्ट को बधाई कि वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैड एम्परर ज़ू जेनेवू से बच निकला। आपको 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को हुए नुकसान की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। क्राउन प्रिंस पैलेस में इन विलेन की मदद से ज़ू वुआन की खुद को और अपने घायल मेरिडियन को अपाहिज बनाने की नाकाम कोशिश की खबर पूरे नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में बहुत तेजी से फैल गई। आखिर इस समय नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में ज़ू वानहाओ के क्राउन प्रिंस के तौर पर रुतबे के साथ वह पहले से ही महल के टॉप 5 बड़े लोगों में से एक था। हालांकि इस बड़े आदमी के पास ज़्यादा पावर नहीं थी और अभी भी कई लोग उस पर नज़र रखते थे और उसे कंट्रोल करते थे। क्राउन प्रिंस जियू झाओ का रुतबा इतना ऊंचा था कि कोई भी अचानक हुई घटना अभी भी हलचल मचा सकती थी। अपनी ताकत को कमज़ोर करने की तो बात ही छोड़िए, अगर उसने अपनी ताकत को कमज़ोर कर लिया तो ठीक था, लेकिन वह असल में कामयाब नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी साधना की नींव को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्वाभाविक रूप से इस मामले की सनसनी बढ़ गई। कई राजकुमारों और राजकुमारियों ने तुरंत इस पर यकीन कर लिया। कुछ राजकुमार और राजकुमारियां, रखेलें और यहाँ तक कि पागल सम्राट ज़ू जेनेवू भी थे जिन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजने के बाद इस पर यकीन कर लिया। इसलिए ज़ू वुआन को बहुत सारा आम अनुभव मिल गया था, जिससे उसके खराब मेरिडियन नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से ठीक हो गए। इस स्पीड से ज़ू वुआन के डैमेज मेरिडियन को ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छी बात यह थी कि क्राउन प्रिंस के महल में कई गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों ने खुद ज़ू वुआन की हालत कन्फर्म की थी। शाही डॉक्टर ने भी ज़ू वुआन की जांच की थी। यहाँ तक कि पागल सम्राट ज़ू जेनेवू ने भी ज़ू वुआन की चोटों को कन्फर्म करने के लिए हिजड़ों को भेजा था। इन कुछ लोगों के ग्रुप के लालटेन की तरह गुजरने के बाद ज़ू वुआन को यकीन हो गया कि उसके मेरिडियन सच में डैमेज हो गए हैं और उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। ज़ू वुआन को अचानक एहसास हुआ कि इन लोगों की मदद से उसके डैमेज मेरिडियन बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह मामला अभी भी चल रहा था। कल ज़रूर राजकुमार और राजकुमारियां, रखेलें और यहाँ तक कि ज़ू जेनेवू के भेजे हुए लोग भी उससे मिलने आएंगे। उस समय ज़ू वुआन को कई कामयाबी मिलेगी। इस सेल फॉर्म ने न सिर्फ ज़ू वुआन की ताकत बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया, बल्कि ज़ू वुआन की ताकत को और भी तेज़ी से बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि फ़ायदे नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। हालांकि इस सेल फॉर्म की मदद से ज़ू जेनेवू ने पहले ही किसी से ज़ू वुआन को ये कहलवा लिया था कि उसे अभी हेवनली प्योरिटी के पैलेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वह तभी जाएगा जब उसके मेरिडियन लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस तरह वह एक बड़ी रुकावट को सफलतापूर्वक पार कर सकता था और एक जानलेवा मुसीबत को ख़त्म कर सकता था। इसलिए ये सेल फॉर्म अभी भी बहुत काम का था, बस इसके बुरे असर थोड़े ज़्यादा डरावने थे। वह सच में दोबारा कुछ नहीं करना चाहता था। हंगामे के बाद ज़ू वुआन थोड़ा थक गया था और नींद में सो गया। हालांकि नींद में भी ज़ू वुआन अपनी पूरी ताकत से एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट को घुमा रहा था। अपनी असली ताकत को छिपाना ताकि दूसरे लोग उसे न पहचान पाएं, लगभग एक आदत बन गई थी। यह एक ऐसा हुनर था जिसे ज़ू वुआन ने कुछ ही दिनों में निखारा था। मौत के डर से ज़ू वुआन का पोटेंशियल उभर कर सामने आया। हैरानी की बात है कि उसने एजियो ड्रैगन इनविजिबिलिटी को एक इंस्टेंट में बदल दिया था। इसे एक छोटा सा चमत्कार भी माना जा सकता है। कोई हैरानी नहीं कि एक कहावत थी कि इंसान का पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। जब तक उसे निचोड़ा जा सके वह कुछ भी कर सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि यह कुछ हद तक सही भी है। हालांकि सोते समय ज़ू वुआन को लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छूकर चेक कर रहा हो। होस्ट को बधाई कि उसे ज़िंदगी में दूसरी बार एक टॉप नॉच ब्यूटी ने छुआ है। आपको 600 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को हुए नुकसान की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। होस्ट को बधाई की ज़िंदगी में पहली बार एक टॉप ब्यूटी ने आपको छुआ और परखा, जिसका इरादा बुरा था। आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को नुकसान होने की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। होस्ट को बधाई की ज़िंदगी में पहली बार विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। आप सिर्फ एक टॉप ब्यूटी को ही आपको छूने और परखने दे सकते हैं जिसका इरादा बुरा था। आपको 1500 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को नुकसान होने की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़ू वुआन को यह एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हुआ है।
उसने शुरू में सोचा था कि क्राउन प्रिंस के महल की नौकरानियां उसे फिर से परेशान करने आई हैं क्योंकि वे परेशान थीं। जू वुआन उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें थोड़ी खुलीं और उसे अचानक एहसास हुआ कि जो औरत उसे सहला रही थी और चेक कर रही थी, उसने एक नकाबपोश काला स्कार्फ पहना हुआ था। उसकी ताकत कोने दायरे के करीब थी। क्राउन प्रिंस के महल में ऐसी कोई ताकतवर महल की नौकरानी नहीं थी। तभी जू वुआन को डर के मारे एहसास हुआ कि जो औरत उसे छू रही थी और चेक कर रही थी, वह किसी अनजान राजकुमार या राजकुमारी या हरम की रखेल या किसी ताकतवर मंत्री की भेजी हुई थी। दूसरे व्यक्ति का बैकग्राउंड अनजान था और उसके विचार भी अप्रत्याशित थे। कौन जानता था कि उसके कोई बुरे इरादे थे। अपनी सुरक्षा के लिए जू वुआन ने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह बस सोने का नाटक करता रहा और महिला हत्यारे को उस पर जो चाहे करने दिया, उसे अंदर और बाहर से चेक किया और उसे ऊपर नीचे छुआ। असल में जू वुआन को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन फीमेल असेसिन की खुली स्किन की आउटलाइन से जू वुआन को एहसास हुआ कि यह फीमेल असेसिन बिल्कुल भी आम नहीं थी। वह क्राउन प्रिंस के महल की नौकरानियों से भी ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। हालांकि उसकी हर हरकत थोड़ी अजीब थी, लेकिन काफ़ी नर्म थी। शायद उसे डर था कि जू वुआन जाग जाएगी और उसे पता चलेगा कि फीमेल असेसिन के छोटे हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। एक तरह की खुजली वाली फीलिंग थी जिससे लोग बहुत आराम महसूस कर रहे थे। अपनी आंखों के कोने से जू वुआन ने देखा कि फीमेल असेसिन की खुली स्किन पहले ही लाल हो चुकी थी। बहुत मुमकिन था कि वह शर्मिंदा थी। जिस तरह से उसने चेक किया वह भी काफ़ी अजीब था। उसे हैरानी हुई कि क्या उसने पहले कभी दूसरे मर्दों के साथ ऐसा नहीं किया। इसके अलावा दूसरी पार्टी का कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा था। वह बस जू वुआन की हालत कंफर्म करना चाहता था। इस तरह जू वुआन को ज़्यादा शर्म और गुस्सा नहीं आया। वह पुराने ज़माने की कुछ बेइज्जत औरतों की तरह नहीं होगी जो अपनी मर्जी से फांसी लगा लेती थीं और नदी में कूद जाती थीं। आखिर में अगर वह लकी होती तो उसे पवित्रता का तोरणद्वार मिल जाता। अगर वह अनलकी होती तो वह बिना किसी को पता चले मर जाती। महिला हत्यारे को ये पता न चले कि वह पहले ही जाग चुका है। आखिर दूसरी पार्टी उसे इतनी देर से छू रही थी, लेकिन जू वुआन की तरफ से अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया था। एक बेवकूफ़ भी समझ सकता था कि कुछ गड़बड़ है, भले ही महिला हत्यारा अभी नहीं हो। हालांकि चू एर बेवकूफ़ नहीं थी। वह नेचुरली कुछ अजीब बातें पता लगा सकती थी। इसलिए कुछ सोचने के बाद सेफ्टी के लिए जू वुआन ने कुछ करने का फैसला किया। जब फीमेल असेसिन का सहलाना और जांचना थोड़ा और बढ़ गया तो जू वुआन ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ओह वेल, बस इसे मसाज समझो। हालांकि वह मजबूर थी, लड़की खूबसूरत थी। दुनिया के सभी लोगों में कितने लोग इस लेवल की फीमेल मसाज का मज़ा ले सकते हैं। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि हवा से भी फट सकती थी। उसकी हल्की वजन खुशबू और उसका शरीर जो बहुत कर्वी था, उसमें दुनिया के किसी भी मर्द को दबाने की ताकत भी थी। वह बस एक हेवन ग्रेड लड़की थी। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार खुद को आराम देने के लिए बधाई। आपको 800 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को हुए नुकसान की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार ज़बरदस्ती मसाज करवाने के लिए बधाई। आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को हुए नुकसान की वजह से सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की एक के बाद एक लहरें अभी भी ऊपर आ रही थीं। सिस्टम ने भी जू वुआन के भेष को देख लिया था और जान गया था कि वह अपनी ज़बरदस्ती की मुस्कान के आगे कितना बेबस है। जिंदगी ज़बरदस्ती की तरह थी। चूंकि वह खुद को रोक नहीं सकता था, इसलिए वह सिर्फ इसका मज़ा ले सकता था। जू वुआन ने परेशान होने का नाटक किया और बेहोश जैसी आवाज़ निकाली, जिससे तुरंत उस महिला हत्यारे को अलर्ट कर दिया गया जो उसकी पूरी जांच कर रही थी। महिला हत्यारे ने हैरानी से हल्की चीख मारी। उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ और वह जू वुआन की हालत को ध्यान से देखने के लिए जल्दी से पास की एक स्क्रीन के पीछे चली गई। जब उसे एहसास हुआ कि जू वुआन ने बस कुछ ही बार गुनगुनाया था और फिर से गहरी नींद में सो गई थी, तो उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद फीमेल असेसिन फिर से जू वुआन के ब्लैक आइस बेड पर चढ़ गई और उसे और भी ध्यान से देखने लगी। जब उसने कन्फर्म किया कि जू वुआन के मेरिडियन सच में डैमेज हो गए थे और उसकी ताकत सिर्फ गोल्डन बोन रिफाइनमेंट के परफेक्शन पर थी, तभी फीमेल असेसिन आसानी से चली गई। होस्ट को बधाई कि उसे ज़िंदगी में पहली बार एक अजीब एहसास हुआ। आपको 12,222 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। होस्ट को बधाई कि उसे ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत की खूबसूरती महसूस हुई। आपको 22,222 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे।
जू वुवान हैरान रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें मैसोकिस्टिक टेंडेंसी थी? महिला हत्यारे द्वारा अच्छी तरह से जांच किए जाने के कारण थोड़ी सी भी लापरवाही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। अगर यह बात न होती कि जू वुवान ने पहले ही बड़ी सफलता के दायरे में एजोर ड्रैगन कंसीलमेंट की खेती कर ली थी और वह परफेक्शन के दायरे के बहुत करीब था, तो शायद उसकी पोल खुल जाती। उस समय जो उसका इंतजार कर रहा था वह मौत थी। आखिर में वह डर गया, गुस्से में और नफरत से भर गया। भूल जाओ, उसे सच में ऐसी ही फीलिंग आई थी और उसने एक औरत की खूबसूरती का अनुभव भी किया था। ये बकवास था। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से ज़रूर कोई गलती हुई होगी। हालांकि जू वुवान के लिए यह मानना मुश्किल था कि उसने इतना बड़ा जुर्म सहा था और इतना बड़ा फैसला लिया था। वह आखिरकार खुद को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया था और अपने मेरिडियन को घायल कर लिया था। उसने जो ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाए थे वे अब उसकी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। हालांकि कुछ ही घंटे बीते थे और खराब मेरिडियन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इसके अलावा उसने एक ही बार में इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर कुछ अचानक नहीं हुआ तो ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की यह लहर निश्चित रूप से उसके लिए अगले दायरे में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होगी। उसके शरीर में खून के सार की ज़्यादा से ज़्यादा बूंदें दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक छोटी सी धारा में मिल गईं। यह ज़्यादा से ज़्यादा और शुद्ध होती गई और स्वाभाविक रूप से वह अपने बोन मैरो को और ज़्यादा अच्छी तरह और गहराई से तराश सकता था। इसके अलावा जब धरती का खून का सार बोन मैरो को तराश रहा था तो इसने स्किन, मसल्स, टेंडन्स, हड्डियों और 5 अंदरूनी अंगों को भी पोषण दिया और बेहतर बनाया, जिससे इन हिस्सों में और सुधार हुआ। यह एक तरह का पूरा सुधार था। पहले का धरती का खून का सार अब जितना रिच और शुद्ध था उससे बहुत दूर था। शरीर के अलग अलग हिस्सों की टेम्परिंग में कुछ कमियां थीं, या इन हिस्सों को ज़्यादा अच्छी तरह और गहराई से टेम्पर करना नामुमकिन था। अब जैसे जैसे धरती के खून के सार की ताकत बढ़ी, गहरे हिस्सों को टेम्पर करते हुए इसने इन हिस्सों को भी टेम्पर किया, जिसे फिल्टरिंग कहा जाता है। वह असल में फिल्टरिंग प्रोसेस के दौरान इन हिस्सों का एक ऑलराउंड सुधार था। स्किन, मसल्स, टेंडन, हड्डियां, 5 अंदरूनी अंग, यह न सिर्फ धरती के खून के सार को फिल्टर कर सकता था, बल्कि धरती के खून के सार का एक हिस्सा सोख भी सकता था। इसे एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। ये साधना की कला थी। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में लाखों सालों से जो साधना सिस्टम चला आ रहा था वह इतना कच्चा नहीं था। यह इंसानी शरीर की क्षमता को अच्छे से निकाल सकता था और योद्धाओं द्वारा खाई जाने वाली हाई एनर्जी चीज़ों का पूरा इस्तेमाल कर सकता था, उन्हें ज़बरदस्त ताकत में बदल सकता था और योद्धाओं की लड़ने की क्षमता बढ़ा सकता था। बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे का बीच का स्टेज। जल्द ही जू वेयांग अगले छोटे दायरे में पहुंच गया। उसकी पूरी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसके बोन मैरो में एक चांदी जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी। यह मशहूर गोल्डन बोन सिल्वर मैरो था। जब बोन मैरो चांदी जैसी रोशनी से ढक गया तो इसका मतलब था कि मार्शल आर्टिस्ट ने अपने बोन मैरो को कुछ हद तक बेहतर बना लिया था। वाइटलिटी की ताकत पर उसका कंट्रोल भी एक हाथ की तरह था, जिससे वह वाइटलिटी की ताकत को असरदार तरीके से बाहर निकाल सका। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे के बीच के स्टेज में पहुंचकर कामयाबी हासिल की। आपको 4000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। ब्रेक थ्रू हासिल करने के बाद जाहिर है कि इनामों की एक और लहर आई। इनामों की इस लहर से जू वुवान ने अपनी अभी की ताकत को असरदार तरीके से स्थिर कर लिया और बोन मैरो रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज की ओर कुछ तरक्की की। खुशकिस्मती से जू वेयांग के मेरिडियन अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इससे पहले कि उस गुमनाम महिला हत्यारे ने उसकी अच्छी तरह से जांच की। नहीं तो उसका पर्दाफाश हो जाता। उस गुमनाम महिला हत्यारे ने जू वेयांग के साथ जो किया उससे उसे बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसके दिल में बेचैनी की एक गहरी भावना भी उठी। क्योंकि दूसरी पार्टी उसके बेडरूम में घुसकर उसे लंबे समय तक देख सकती थी, इसलिए उसकी हत्या करना बहुत आसान होता। अगर जू वेयांग उस समय जाग भी रहा होता तो भी वह उस गुमनाम महिला हत्यारे के खतरनाक हमलों का सामना नहीं कर पाता। उन दोनों की ताकत में कम से कम दर्जनों गुना का अंतर था, तो जू वेयांग दूसरी पार्टी का विरोध कैसे कर सकता था। उसकी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर थी और उसकी लड़ने की ताकत और भी खराब थी, इसलिए उसे अपनी लड़ने की ताकत बढ़ानी पड़ी। ताकत के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जू वुवान हमेशा अपनी ताकत के दायरे को बढ़ने से रोकना चाहता था, लेकिन असलियत ने उसे साफ साफ बता दिया था कि यह नामुमकिन है। इसलिए उसे अपने दायरे पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। अब सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह जल्दी से 1 या 2 ताकतवर कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स सीख ले। अगर उसे फिर से ऐसी ही कोई मुश्किल आती तो उसके पास लड़ने के लिए कुछ ताकत होती। कुछ ताकतवर मार्शल आर्ट्स एक मार्शल आर्टिस्ट की लड़ने की ताकत को कई गुना तक बढ़ा सकते थे। एक बार जब वह इसमें माहिर हो जाता तो जू वुवान के लिए अपनी सुरक्षा पक्की करना बहुत काम का होता।
इसके अलावा जब तक ये कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स सामने नहीं आते तब तक पकड़े जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह इस समय जू वुयांग के लिए बहुत सुरक्षित और बहुत सही था। जू वुयांग का टैलेंट इतना मजबूत था कि उसके लिए इन मार्शल आर्ट्स को सीखना आसान था। उसकी तरक्की भी काफ़ी होगी और वह जू वुयांग की लड़ने की ताकत को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता था। 9 ड्रैगन फिस्ट, ये 9 झाओ नेशन की सबसे मजबूत अटैकिंग मार्शल आर्ट में से एक थी और यह 9 झाओ नेशन के फाउंडर पुरखों द्वारा सीखी गई बेसिक मार्शल आर्ट भी थी। यह एक ऐसी मार्शल आर्ट भी थी जिसे 9 झाओ नेशन के जू रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को सीखना पड़ता था। पूरे 9 झाओ कंट्री में सिर्फ जू रॉयल फैमिली के योद्धा ही इस बेमिसाल मार्शल आर्ट को सीखने के काबिल थे। ये 9 झाओ कंट्री के जू रॉयल फैमिली की सिग्नेचर मार्शल आर्ट भी थी। जब तक वे किसी को 9 ड्रैगन फिस्ट करते हुए देखते, 9 झाओ नेशन के लोग जान जाते थे कि यह व्यक्ति रॉयल फैमिली का मेंबर है। अगर वे रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं होते तो वे 9 ड्रैगन फिस्ट सीखने की हिम्मत नहीं करते, इसे सीखने का मौका तो दूर की बात है। बस इतना था कि 9 ड्रैगन फिस्ट सीखना आसान था लेकिन मास्टर करना मुश्किल था। बेसिक बातें सीखना आसान था लेकिन इसे स्मॉल सक्सेस, लार्ज सक्सेस या परफेक्शन दायरे तक ले जाना असल में नामुमकिन था। 9 ड्रैगन फिस्ट को 9 लेवल में बांटा गया था। जब तक कोई पहले लेवल में मास्टर हो जाता, वह मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की पूरी ताकत लगा सकता था और 100% अटैक पावर और डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ बाहर आ सकता था। उसका हर मूव उसके शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा कर सकता था और दुश्मन को जानलेवा वार कर सकता था। दूसरे लेवल पर पहुंचने के बाद वह एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को दोगुना कर पाएगा और उसकी अटैक पावर और डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ जाएगी। फिर तीसरा लेवल 3 गुना, चौथा लेवल 4 गुना और पांचवां लेवल 5 गुना होगा। 9वें लेवल तक ये 9 गुना था। जू वानहाओ की ताकत उस समय 20,000 पाउंड से ज़्यादा थी और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा कर लिया हो। वह एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट से भी मुकाबला कर सकती थी जिसने इनक्यूई सीड को इकट्ठा किया हो। अगर जू वुआन ने 9 ड्रैगन फिस्ट को 9वें लेवल तक कल्टीवेट किया तो वह हर मूव के साथ 9 गुना ताकत निकाल पाएगी। ये लगभग 200,000 पाउंड की ताकत होगी। उस समय एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए जिसने इनक्यूई सीड को इकट्ठा किया हो। जू वुयांग शायद एक अर्थ गेट रियल मार्शल आर्टिस्ट को भी हरा सकती थी जिसने इनक्यूई सीड को पार कर लिया हो। हालांकि 9 ड्रैगन फिस्ट को कल्टीवेट करने की मुश्किल सोच से भी परे थी। असली मालिक ने 10 साल से ज़्यादा समय तक कल्टीवेट किया था लेकिन उसने सिर्फ पहला लेवल ही मास्टर किया था। वह अभी भी दूसरे लेवल से बहुत दूर थी। ये जानना ज़रूरी था कि 9 ड्रैगन फिस्ट सीखना आसान था लेकिन मास्टर करना मुश्किल था। पहले लेवल तक आगे बढ़ना काफ़ी आसान था, फिर भी असली मालिक ने 10 साल से ज़्यादा समय बिताया था। इससे कोई भी असली मालिक का टैलेंट देख सकता था। भले ही जू वुआन ने पहले ही एक बेदाग दाओ फाउंडेशन बना लिया था, वह एक दिव्य देवता था और उसने अपने सभी मेरिडियन खोल दिए थे, फिर भी दूसरे लेवल तक पहुंचने में शायद बहुत समय और एनर्जी लगेगी। 9वें लेवल की तो बात ही छोड़ दें। जू वुआन के अंदाजे के मुताबिक 10 साल के अंदर 9 ड्रैगन फिस्ट को 9वें लेवल तक आगे बढ़ा पाना उसके लिए पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। 9 झाओ नेशन के संस्थापक पूर्वज को एक जीनियस के तौर पर जाना जाता था। आखिर में उसने 9 ड्रैगन फिस्ट को 9वें लेवल तक आगे बढ़ाने में 50 साल से ज़्यादा लगाए। तब से वह 9 झाओ में अजेय और अजेय था। हालांकि ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद से जू वुआन का मानना था कि इससे उसका समय बहुत कम हो जाएगा और उसका 9 ड्रैगन फिस्ट तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा। 9 ड्रैगन फिस्ट जैसी इतनी ताकतवर मार्शल आर्ट का सामना करते हुए जू वुआन, जो बहुत टैलेंटेड था, जाहिर है इसे सीखने से चूकेगा नहीं। इसलिए पहला अटैकिंग मार्शल आर्ट जिसे वह सीखने वाला था वह था 9 ड्रैगन फिस्ट। हालांकि असली मालिक बेवकूफ़ था, उसने 9 ड्रैगन फिस्ट को अच्छी तरह याद कर लिया था। आखिर ये जू रॉयल फैमिली के सभी सदस्यों के लिए एक ज़रूरी टेक्निक थी। हालांकि भले ही उसने इसे याद कर लिया था लेकिन 90% से ज़्यादा लोग इसे समझ नहीं पाए। बस इतना ही कहा जा सकता था कि उसने इसे एक ही घूंट में निगल लिया था। अब जब ये जू वुआन के हाथों में था तो जू वुआन एक जीनियस था। थोड़े ही समय में उसने पहले 3 लेवल को अच्छी तरह समझ लिया था। इसके बाद उसे बस स्टेप बाय स्टेप सीखना था और वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। 9 ड्रैगन फिस्ट के अलावा जू वुआन की नज़र एक ऐसे मार्शल आर्ट पर भी थी जो उसे भागने में मदद कर सके और वह उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। इल्यूजन गॉड स्टेप्स। पूरे 9 झाओ किंगडम में ऐसी बहुत कम मूवमेंट टेक्निक थी जिनकी तुलना इस बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक से की जा सके। इसकी कमज़ोरी ये थी कि इसे समझना और साधना करना बहुत मुश्किल था। सेक्ट में एंटर करना मुश्किल था लेकिन आगे बढ़ना और भी मुश्किल था। यह इल्यूजन गॉड स्टेप्स था। हालांकि इसी वजह से एक बार जब कोई इल्यूजन गॉड स्टेप्स को सक्सेसफुली साधना कर लेता तो एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इल्यूजन गॉड स्टेप्स न सिर्फ एक छोटे से एरिया में चकमा देने और आगे बढ़ने की एक सीक्रेट आर्ट थी,
बल्कि यह एक बड़े एरिया में भागने के लिए भी पहली पसंद थी। साथ ही ये दुश्मन को कंफ्यूज कर सकती थी और खुद को छिपा सकती थी, ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हुए। अगर इसे साधना बहुत मुश्किल न होता तो कई प्रिंस और प्रिंसेस इसे चुनते। असली मालिक ने यह भी सुना था कि इल्यूजन गॉड स्टेप्स 9 झाओ नेशन में सबसे मुश्किल मूवमेंट टेक्निक है, इसलिए उसने इसे ठीक से पढ़ा और याद कर लिया था। अब जू वयांग को फ़ायदा उठाने की बारी थी। इल्यूजन गॉड स्टेप जिसे दूसरों के लिए समझना और साधना करना मुश्किल था, जू वुवान को शुरुआती स्टेज की साधना को पूरी तरह समझने में सिर्फ कुछ घंटे लगे। अगर कुछ अचानक नहीं हुआ तो वह कुछ ही दिनों में इसे शुरुआती स्टेज तक साधना कर पाएगा। 9 ड्रैगन फिस्ट मुख्य हमला था, जबकि इल्यूजन गॉड स्टेप मास्टर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। ये दो बेमिसाल मार्शल आर्ट थे जिन्हें जू वुवान ने अपनी जान बचाने के लिए चुना था। सच कहूं तो 9 झाओ नेशन के क्राउन प्रिंस के तौर पर, हालांकि उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा और वह कभी भी मारा भी जा सकता था, फिर भी आम लोगों की तुलना में उसके पास कई सुविधाएं थीं। चाहे वह 9 ड्रैगन फिस्ट हो या इल्यूजन गॉड स्टेप्स, वे दोनों ही बेमिसाल दिव्य तकनीकें थीं जिनके बारे में आम मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ सपना देख सकते थे, लेकिन उन्हें मिल नहीं सकती थीं। हालांकि जू वुवान को उन्हें पाने के लिए बस अपनी यादों को पलटना था। इन यादों के बिना भी जू वुवान इन दो बेमिसाल मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए कभी भी महल की लाइब्रेरी जा सकती थी। इसके अलावा कई बेमिसाल मार्शल आर्ट्स थी जिनमें से वह चुन सकती थी। ये 9 झाओ किंगडम का क्राउन प्रिंस होने की सुविधा थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लोग जिन बेमिसाल दिव्य तकनीकों और बेमिसाल सीक्रेट मैनुअल का सपना देखते थे, वे जू वुवान को बस आसानी से मिल जाती थीं। ये खुद को तसल्ली देने की भी एक जगह थी। इसके अलावा साधना के लिए इस्तेमाल होने वाली कई स्पिरिट पिल्स भी थीं, जो आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी दुर्लभ थीं। जू वुवान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद उसने बहुत दुख झेले थे और हर दिन बेचैन रहती थी। स्वाभाविक रूप से उसे अपने लिए कई सुविधाएं पाने के लिए पर्याप्त मुआवजा पाना था और क्राउन प्रिंस के रूप में अपनी पहचान का अच्छा इस्तेमाल करना था। उदाहरण के लिए, कुछ टॉनिक जो ताकत बढ़ा सकते थे, उन्हें कुछ समय के लिए नहीं लिया जा सकता था, इसलिए वे उसे कुछ समय के लिए छिपा देते थे। उदाहरण के लिए, शाही परिवार द्वारा बांटे गए कुछ स्वर्गीय खजाने ऐसी जगह रखे जाते थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। उदाहरण के लिए, वह कुछ समय के लिए कुछ मार्शल आर्ट मैनुअल याद कर लेता था जिनका वह भविष्य में इस्तेमाल कर सकता था। जब जू वुवान पहले स्टडी में था तो उसे पहले ही पता चल गया था कि पिछले 17 राजकुमारों ने स्टडी में काफ़ी अच्छी चीज़ें छोड़ दी थीं। शाही लाइब्रेरी में दिव्य तकनीकों के गुप्त मैनुअल की कई कॉपी थीं और उनकी संख्या 100 से कम नहीं थी। बाद में जब जू वानहाओ को इसकी ज़रूरत पड़ी तो उसे शाही परिवार की लाइब्रेरी में जाकर क्राउन प्रिंस के स्टडी में सही मार्शल आर्ट मैनुअल ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह वह खुद को बेहतर तरीके से छिपा सकता था और लाइब्रेरी पवेलियन में एक्सपर्ट्स द्वारा पकड़े जाने से बच सकता था। आखिर जू शाही परिवार की सबसे ज़रूरी जगहों में से एक होने के नाते लाइब्रेरी पवेलियन की रखवाली कई पुराने मॉन्स्टर कर रहे थे, जिसमें कॉर्नेट परफेक्शन दायरे के कई बेमिसाल एक्सपर्ट भी शामिल थे। इसके बाद वह 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की साधना शुरू करेगा। क्योंकि जू वुवान अभी भी घायल था, इसलिए उसने बड़े और रोशन बेडरूम में 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं की। इसके बजाय वह बेडरूम में सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में छिप गया। हालांकि बेडरूम में सीक्रेट ट्रेनिंग रूम बड़ा नहीं था, लेकिन उसे खास पत्थरों से बनाया गया था। शोर कितना भी तेज क्यों ना हो, वह बाहर नहीं फैलेगा। इसे काफ़ी सुरक्षित कहा जा सकता था। जब तक वह सीक्रेट कल्टीवेशन रूम का दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर देता, उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि कोई जल्दबाजी में अंदर घुसकर जू वुवान की असली पहचान का पता लगा लेगा। इस समय जू वुवान के चारों ओर दुश्मन थे। सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में साधना करना ही ज़्यादा सुरक्षित था। 9 ड्रैगन फिस्ट की साधना का तरीका उसके दिमाग में आया। जू वुवान ने जो कुछ समझा था उसके अनुसार 9 ड्रैगन फिस्ट करना शुरू कर दिया। जंगल में ड्रैगन की लड़ाई, उड़ते ड्रैगन के पंजे, दिव्य ड्रैगन पूंछ हिलाता है... जू वानहाओ ने हर चाल चली। पहले तो उसकी चाल थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी चालें और भी कुशल होती गईं और उसकी शक्ति और भी बढ़ती गई। अपने अद्भुत टैलेंट पर भरोसा करते हुए जू वुवान ने जल्दी ही 9 ड्रैगन फिस्ट के पहले लेवल में महारत हासिल कर ली और उस पर असली मालिक की उपलब्धियां हासिल कर लीं, यहाँ तक कि एक कदम और आगे बढ़ गईं। फिर जू वुवान एक ऊंचे दायरे की ओर बढ़ने लगीं। 10 साल से ज़्यादा की कठिन साधना के बाद असली मालिक ने 9 ड्रैगन फिस्ट के पहले लेवल की साधना को बहुत पहले ही शिखर तक पहुंचा दिया था। हालांकि क्योंकि वह दूसरे लेवल को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जब 9 ड्रैगन फिस्ट जू वुवान के हाथों में आया तो ऐसा लगा जैसे वह अपनी हथेली पर पैटर्न देख रहा हो। 9 ड्रैगन फिस्ट के पहले 3 लेवल जू वुवान के लिए मुश्किल नहीं थे। बूम बूम बूम,
हु जैसे जैसे वह एक के बाद एक मुक्के मारता गया, नाइन ड्रैगन फिस्ट इतनी तेजी से बेहतर होता गया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। जल्द ही ये पहले लेवल के पीक पर पहुंच गया और अगले दायरे में पहुंचने वाला था। नाइन ड्रैगन फिस्ट की कल्टीवेशन करते समय ज़ू वुवान के शरीर में खून और क्यूई की शक्ति एक दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो उसके शरीर में लगातार घूम रही थी, जिससे ज़ू वुवान की स्किन, मसल्स, टेंडन, हड्डियां, 5 अंदरूनी अंग और बोन मैरो ये थोड़ा कांप गया और उसके शरीर के सभी हिस्सों को और भी ज्यादा तड़का दिया। ये नाइन ड्रैगन फिस्ट की शक्ति भी थी। हालांकि यह हमले के मामले में एक बेमिसाल मार्शल आर्ट था, लेकिन कल्टीवेशन करते समय ये शरीर को भी तड़का सकता था और इसका एक अच्छा सहायक प्रभाव भी था। इसके अलावा नाइन ड्रैगन फिस्ट का दायरा जितना ऊंचा होता, शरीर की तड़का उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती। लिमिटलेस अर्थ टेक्निक से ज़ू वयांग के शरीर की तड़का लगाने के साथ ज़ू की ताकत और लचीलापन बढ़ गया। वयांग का शरीर उसी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं बेहतर होगा। एक खास पल में ज़ू वयांग के शरीर से एक अजीब ड्रैगन की दहाड़ आई, जो ज़ू वयांग के पूरे शरीर में परतों में गूंज गई। जैसे ही आवाज़ हिली, ज़ू वयांग के शरीर के अलग अलग हिस्सों ने जिस तेजी से धरती के खून के सार को सोखा, वह तेजी से बढ़ गया। स्किन, मसल्स, टेंडन, हड्डियां, स्पंज की तरह इसने ज़ू वयांग के शरीर में धरती के 90% से ज्यादा खून के सार को बहुत तेज स्पीड से सोख लिया, जो लिमिटलेस अर्थ टेक्निक से खून के सार की ताकत को सोखने से कहीं ज्यादा था। हालांकि यह सिर्फ कुछ समय के लिए था, लेकिन इसने ज़ू वुवान के शरीर के अलग अलग हिस्सों को थोड़े समय में ही बहुत ऊपर उठा दिया था। यहाँ तक कि उसकी स्किन, मसल्स, हड्डियां, 5 अंदरूनी अंग और बोन मैरो, जो पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे, एक कदम आगे बढ़ गए थे और ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। जब नाइन ड्रैगन फिस्ट टूटा तो इस तरह का अजीब बात दिखेगी। ये ड्रैगन की दहाड़ थी जो शरीर को शांत कर रही थी। हालांकि यह तोड़ते समय सिर्फ एक बार ही जब करेगी, लेकिन ये पहले से ही कल्टीवेटर को बहुत फायदा पहुंचा सकती थी। दूसरे शब्दों में, सिर्फ 2 घंटे में ज़ू वयांग ने उस रुकावट को तोड़ दिया था जिसे असली मालिक कई सालों से नहीं तोड़ पाया था और नाइन ड्रैगन फिस्ट के दूसरे लेवल पर पहुंच गया था। एक बार जब उसने नाइन ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया तो वह अपने शरीर से दोगुनी ताकत निकाल सकता था। उसकी विनाशकारी ताकत डरावनी थी, जो एक आम इंटरनल क्यूई सीड मार्शल आर्टिस्ट को कुचलने और उससे 2 बड़े दायरे ऊपर के दुश्मनों को मारने के लिए काफ़ी थी। आखिरकार ज़ू वयांग की लड़ने की काबिलियत क्राउन प्रिंस पैलेस में सबसे कमज़ोर नहीं थी। अगर भविष्य में कोई उसे मारना चाहता तो ज़ू वयांग के पास कुछ हद तक खुद की सुरक्षा होती। हालांकि यह सब असली मालिक की वजह से था कि वह इतने कम समय में नाइन ड्रैगन फिस्ट के दूसरे लेवल तक पहुंच पाया। ज़ू वुवान को एक जमा किया हुआ माना जा सकता था। बहुत कुछ। लेकिन अगर ज़ू वुवान में नाइन ड्रैगन फिस्ट के दूसरे लेवल के रहस्यों को समझने की काबिलियत नहीं होती, तो असली मालिक को 10 या 20 साल और देने पर भी वह शायद नाइन ड्रैगन फिस्ट के दूसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी थी, लेकिन कभी कभी कमाल का टैलेंट भी अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरे लेवल पर नाइन ड्रैगन फिस्ट को स्टेबल करने के बाद ज़ू वुवान ने इल्यूजन गॉड सटेप को साधना शुरू किया। नाइन ड्रैगन फिस्ट की तुलना में ज़ू वुवान इल्यूजन गॉड सटेप को ज़्यादा अहमियत देती थी। हालांकि लड़ने की ताकत ज़रूरी थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात अपनी जान बचा पाना था। अगर किसी की जान नहीं होती तो उसकी लड़ने की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह बेकार होती। हालांकि इल्यूजन गॉड स्टेप सीखना और मास्टर करना मुश्किल था, लेकिन ज़ू वुवान के सामने ये कुछ भी नहीं था, जो टैलेंट में बेमिसाल थी। सिर्फ आधा घंटा लगाने के बाद ज़ू वुवान ने इल्यूजन गॉड स्टेप्स का बेसिक लेवल मास्टर कर लिया था। जैसे जैसे वह चलती थी, उसका शरीर एक दूसरे पर चढ़ता हुआ लगता था, कई मीटर के दायरे में आड़ा तिरछा हिलता था। अर्थ पास रेलम के मार्शल आर्टिस्ट भी शायद ज़ू वुवान को छू भी नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, इल्यूजन गॉड स्टेप्स का एंट्री लेवल ज़ू वयांग को बॉडी टेम्परिंग स्टेज में अजेय बनाने के लिए काफ़ी था। यह मूवमेंट टेक्निक नाइन झाओ नेशन में सबसे मुश्किल मानी जाती थी और ज़ू वुवान ने इसे मास्टर करने में सिर्फ आधा घंटा लगाया। कहा जाता है कि आखिरी राजकुमार जिसने इल्यूजन गॉड स्टेप्स को बिगिनर स्टेज तक सीखा था, नाइन झाओ नेशन का 7वां क्राउन प्रिंस, जिसे सभी राजकुमारों और राजकुमारियों में सबसे टैलेंटेड और सबसे समझदार कहा जाता था, उसे इल्यूजन गॉड स्टेप्स में माहिर होने में पूरा 1 साल लग गया था। लेकिन ज़ू वुवान आधे घंटे में सफल हो गई। वह पवित्र पैदा हुई थी और उसकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वह पहले से ही बहुत ताकतवर थी। अभी सेक्ट में जाना सेफ नहीं था। उसे अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना था और इसे छोटी सफलता के दायरे तक ले जाना था। लेकिन ज़ू वुयान के टैलेंट और काबिलियत के बावजूद नाइन झाओ नेशन की सबसे मुश्किल मूवमेंट टेक्निक में से एक को छोटी सफलता के दायरे तक ले जाने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। ये सच में मुश्किल था। ज़ू वुयान ने अपना सिर हिलाया और कड़ी मेहनत में डूब गया। उसके कदम फुर्तीले थे और उसका शरीर हवा जैसा था। चोट का कोई निशान नहीं था। हालांकि ज़ू वानहाओ भी इस मामले में बहुत बेबस था।
शुरू में अपने मेरिडियन को घायल करने के बाद जू वानहाओ को लगा कि अपनी चोटों के साथ उसे बिस्तर से उठने में कम से कम 10 दिन से आधा महीना लगेगा। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम इतना पावरफुल होगा। जू वयांग सिर्फ कुछ घंटों के लिए घायल हुआ था, लेकिन ब्रेकर थ्रू पॉइंट तक उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। स्पीड इतनी तेज थी कि वह हैरान रह गया। अगर यह कोई और होता तो अलग अलग अमृत और खजानों की मदद से भी इसमें कम से कम कुछ महीने लगते। अगर यह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ शाही परिवार में, जहां हर जगह खजाने थे, खराब मेरिडियन जैसी चोटों को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता था। शायद दूसरी जगहों पर ऐसा ना हो। और 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की साधना के प्रोसेस में कोई भी परेशानी खड़ी करने वाला कैसे नहीं हो सकता। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 9 ड्रैगन फिस्ट को कल्टिवेट करने के लिए बधाई। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 9 ड्रैगन फिस्ट को पहले लेवल तक बढ़ाने के लिए बधाई। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 9 ड्रैगन फिस्ट को दूसरे लेवल तक बढ़ाने के लिए बधाई। आपको 5000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। 9 ड्रैगन फिस्ट सच में मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट था। सिर्फ इसे कल्टीवेट करने से जू वुवान को 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले। फिर पहले लेवल पर अडेप्ट करने और दूसरे लेवल पर ब्रेकर थ्रू करने से जू वुवान को एक के बाद एक कुछ हजार ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले। कुल मिलाकर इससे उसे पहले ही 10,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल चुके थे। ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इस बड़ी लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुवान की ताकत बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज के एक कदम और करीब आ गई थी। इसके बाद उसने सबसे मुश्किल मूवमेंट टेक्निक इल्यूजन गॉड स्टेप्स की कल्टीवेट की, जिससे जू वुवान को एक बार फिर बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले। पहली कल्टीवेटिंग 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की थी। सेक्ट में एंटर करने के बाद इससे जू वुवान को असल में 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इनकम हुई। ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इन दो लहरों ने मिलकर जू वुवान की ताकत को पहले ही तोड़ दिया था। बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे के बीच के स्टेज के पीक तक। ये कहा जा सकता है कि वह बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज के बहुत करीब था। सबसे ज़रूरी बात, ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इन दो लहरों की मदद से जू वुवान को कई हज़ार फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले थे। इन फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को अजूर ड्रैगन कंसीलमेंट में जोड़ने के बाद इसने अजूर ड्रैगन कंसीलमेंट को परफेक्शन के एक कदम और करीब ला दिया। अगर वह इन फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को रख पाता और उन्हें 9 ड्रैगन फिस्ट या इल्यूजन गॉड स्टेप्स में जोड़ पाता तो यह निश्चित रूप से ऊपर बताए गए कामों में जू वुवान की अचीवमेंट्स को और बढ़ा देता। हालांकि जू वुवान के लिए अब अपनी ताकत छिपाना सबसे ज़रूरी था। अजूर ड्रैगन कंसीलमेंट को परफेक्ट करने के बाद 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने में देर नहीं होगी। जब तक वह 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स को ज़्यादा मास्टरी तक बढ़ा सकता था, भले ही जू वुवान ने अपनी अभी की ताकत बनाए रखी तो वह बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर हावी हो जाएगी। जब वह वेन कास्टिंग स्टेज में जाएगा तो वह जो चाहे कर पाएगा। इल्यूजन गॉड स्टेप्स में अपनी अचीवमेंट्स को स्टेबल करने के बाद देर हो रही थी। वह काफ़ी देर तक सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में भी रहा था। जू वुवान जल्दी में निकल गया, बाहर लोगों की भीड़ से निपटने की तैयारी करते हुए 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की कल्टीवेशन करने के लिए सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में छिप गया। जैसा कि जू वयांग ने उम्मीद की थी, जब उन्हें पता चला कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते समय उसके मेरिडियन घायल हो गए हैं तो कुछ राजकुमार, राजकुमारियां और रखैलें बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने एक बार फिर सभी तरह के टॉनिक, स्वर्गीय खजाने वगैरह भेजे। कुछ तो जू वयांग से खुद मिलने भी आए। ये साफ तौर पर जू वयांग के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि होस्ट को बधाई, नौजाओ नेशन के 132वें राजकुमार जू जान से जिंदगी में पहली बार गिफ्ट मिला। आपको 1000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई, नौजाओ किंगडम की कंसोर्ट वांग शुफेन से जिंदगी में पहली बार गिफ्ट मिला। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई, नौजाओ किंगडम के 38वें राजकुमार जू वेंसी से जिंदगी में पहली बार गिफ्ट मिला। तुम्हें 5000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि जू वेंसी ने महल के मुख्य हिजड़े के नाम पर तोहफा भेजा था, लेकिन स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था, जिससे जू वयांग को ये कन्फर्म करने में मदद मिली कि जू वेंसी सच में एक सुअर होने का नाटक कर रहा था और एक दिन ड्रैगन खाने और 9 झाओ किंगडम का नया सम्राट बनने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जू वयांग, जिसकी नज़रें जल रही थीं, को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने पहली ही बार में सजा दी। इससे वह सच में बहुत दुखी हुआ। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार 38वें राजकुमार जू वेंसी का भेष देखा। तुम्हें 8000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। आने वाले मैसेज को देखकर जू वयांग को दुख के साथ पता चला कि उसे फिर से आगे बढ़ने का समय आ गया है।
बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट एक उभरती हुई अजीब शक्ति में बदल गया। लिमिटलेस अर्थ टेक्निक के असर से ये शुद्ध और शक्तिशाली ब्लड एसेंस शक्ति में मिल गया, जो जू वुवान के पूरे शरीर में फैल गई। पृथ्वी की क्यूई और खून ने पहले ही एक छोटी सी धारा का आकार बना लिया था, जो जू वुवान के सभी मेरिडियन से बह रही थी। क्योंकि जू वुवान के सभी मेरिडियन जुड़े हुए थे, इसलिए पृथ्वी की क्यूई और खून जू वुवान के शरीर के सभी हिस्सों से बह सकता था, जिससे जू वुवान के शरीर के सभी हिस्से पूरी तरह से शांत हो गए। इसके अलावा उसके असाधारण टैलेंट और अपने सभी मेरिडियन को जोड़ने की क्षमता के कारण उसके शरीर में अर्थ क्यूई और खून की डेंसिटी और शुद्धता दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों से कहीं ज्यादा थी। बाहर के आम मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़ दो, दोनों के बीच लगभग 10 का अंतर था। कई बार सब जानते थे कि वाइटलिटी जितनी मजबूत होगी, शरीर की टेम्परिंग उतनी ही ज्यादा होगी। यह एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को और भी मजबूत बना सकती थी। इतनी ज़बरदस्त अर्थ ब्लड एसेंस पावर के साथ ये स्वाभाविक रूप से जू वुवान को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। यह जू वुवान को अपनी स्किन, मसल्स, टेंडन्स, हड्डियों, 5 अंदरूनी अंगों और बोन मैरो को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह उसी रैंक के लोगों से कहीं बेहतर था। जैसे जैसे अर्थ की ची और खून उसके शरीर में गहराई तक गया और उसके बोन मैरो में घूमने लगा, जू वुवान का बोन मैरो बहुत तेज़ी से बेहतर हुआ। उसके बोन मैरो में चांदी की रोशनी तेज़ और तेज़ होती गई, धीरे धीरे चांदी और चमकदार होती गई। इसने उसकी सुनहरी जैद जैसी हड्डियों को उभारा और बहुत सुंदर लग रही थी। बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे का आखिरी स्टेज। इसका मतलब था कि जू वुवान की ताकत फिर से बढ़ गई थी और उसने एक नए दायरे में कदम रखा था। इसके अलावा अभी भी कई ब्रेक थ्रू पॉइंट थे जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन एक नया ब्रेक थ्रू पॉइंट आ गया था। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बोन मैरो रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज में एंटर किया है। आपने 4600 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जब तक उसने जोर जोर से डाले गए सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब किया, तब तक जू वुवान की ताकत बोन मैरो रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज में पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी थी। वह बोन मैरो रिफाइनमेंट के परफेक्ट स्टेज के भी बहुत करीब था। इस रफ्तार से जब तक विजिट्स का ये दौर खत्म होगा, जू वुयान की ताकत कम से कम परफेक्ट बोन मैरो रिफाइनमेंट तक तो पहुंच ही जाएगी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट में भी एंटर कर पाएगी। जू वुवान को ट्रांसमाइग्रेट हुए सिर्फ 3 या 4 दिन हुए थे। आखिर में जू वुवान ने न सिर्फ एक बेदाग दाव फाउंडेशन बनाया था, बल्कि वह एक आम इंसान से बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज में एक छोटी एक्सपर्ट भी बन गई थी। उसने लगातार 6 बड़े दायरे और 20 से ज़्यादा छोटे दायरे पार कर लिए थे। ऐसी कल्टीवेशन स्पीड शायद पहले कभी नहीं हुई थी, भले ही यह पहले कभी ना हुई हो। सबसे ज़रूरी बात, उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज़ थी। जू वुयान की कल्टीवेशन फाउंडेशन अभी भी बहुत मजबूत थी। अस्थिरता के कोई निशान नहीं थे। इसके उलट उसकी स्थिरता को उसी लेवल के लोगों के बीच अजेय कहा जा सकता था। अगर यह बात फैल जाती तो जू वुवान पक्का मौत से बच नहीं पाती। इसे अब मॉन्स्टर नहीं कहा जा सकता था, ये पूरी तरह से मॉन्स्टर था। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार मॉन्स्टर जैसा महसूस करने के लिए बधाई। आपको 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बिना किसी शर्म के सिस्टम का क्रेडिट लिया। तुम्हें 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू वानवान के खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि यह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम उसे सच में इतने बड़े फायदे पहुंचाएगा। अपनी चोटों से उबरने के लिए सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल करने की शुरुआती फीलिंग के अलावा ये बहुत अच्छा लगा। आखिरकार उसकी ताकत बढ़ना बंद हो गई थी, लेकिन उसकी ताकत फिर से बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जू वुवान भी निराश था, लेकिन जो बात उसे और भी निराश कर रही थी वह भी बाकी थी। अगले दिन जैसे ही उसने 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड सटेप की कल्टीवेशन पूरी की, जू वानहाओ को खबर मिली कि 9 झाओ किंगडम की महारानी झाओ फांगहुआ ने सुना है कि कल्टीवेशन करते समय उसके मेरिडियंस घायल हो गए थे। सभी राजकुमारों और राजकुमारियों की मां होने के नाते वह जू वानहाओ से मिलने जा रही थीं। ये खबर जानने के बाद जू वुवान को लगा जैसे उसे कोई चोट लगी हो। बिजली गिरने से उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत असल में 9 झाओ देश की महारानी झाओ फांगहुआ को डरा देगी। यह इंसान पागल सम्राट की पहली महिला जू जेनवू थी। वह खुद काफ़ी ताकतवर थी। उसके आसपास के शाही पहरेदार और हिजड़े सभी जियांतियन दायरे के आखिरी स्टेज से ऊपर के बड़े एक्सपर्ट थे। एक बार जब वह जू वयांग से मिलने आई तो बहुत मुमकिन था कि उसे जू वयांग की असली ताकत का पता चल जाए। उस समय अपनी पर्सनैलिटी से वह जू जेनवू को इस बारे में ज़रूर बताएगी। जू वयांग के नतीजे अनप्रेडिक्टेबल होंगे, लेकिन जू वयांग साफ तौर पर इतने बड़े आदमी के आने से मना नहीं कर सकता था। एक बार फिर से जान से मारने का इरादा आ रहा था, लेकिन जू वयांग को नहीं पता था कि जब उसके आत्मदाह की खबर फैली तो महारानी जो देश की मां थी उससे मिलने के लिए तैयार थीं।
लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो जू वयांग का आत्मदाह बहुत शानदार नहीं था। इसके अलावा झाओ फांगहुआ के राजगद्दी संभालने के बाद उसने जानबूझकर राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे। इसलिए कुछ सोच विचार के बाद वह जू वयांग से मिलने नहीं आई। नहीं तो झाओ फांगहुआ जरूर जू वुयान की असली ताकत का पता लगा लेता। जू वुयान को अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। खुशकिस्मती से झाओ फांगहुआ पहले नहीं आया था, लेकिन इस बार जू वयांग के साथ फिर से कुछ हो गया। जो खबर आई वह ये थी कि उसने अपनी साधना में लापरवाही की, इसलिए उसने खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने मेरिडियन को घायल कर लिया। ये देखते हुए कि वह आत्मदाह की घटना के दौरान आई भी नहीं थी, जू वुयान अभी भी जियोझाओ देश की क्राउन प्रिंस थी। इसके अलावा वह अभी गद्दी पर बैठी थी और एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रही थी। अगर वह इस बार नहीं आती तो ये थोड़ा ज्यादा होता। आखिर वह नाम के लिए क्राउन प्रिंस की मां थी। हालांकि झाओ फांगहुआ सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन वह जू वुयान से ज्यादा बड़ी नहीं थी। बस इतना था कि उसके आने से जू वुयान इस समय थोड़ी घबरा गई थी। कुछ दिनों की कड़ी साधना के बाद ब्रेकथ्रू पॉइंट के असर के साथ जू वुयान ने एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट को पहले ही बड़ी सफलता के दायरे में ला दिया था। लॉजिकली कहें तो यह एक लेट स्टेज कोनेट मार्शल आर्टिस्ट की नज़र से छिपने में काबिल होना चाहिए। लेकिन जू वुयान जन्म से ही सभी 100 मेरिडियन खुले हुए थे और उनकी साधना की नींव बहुत मजबूत थी। यह उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से जू वुयान के लिए अपनी ताकत छिपाना बहुत मुश्किल था। ऐसे हालात में यह अभी भी पता नहीं था कि क्या वह एक लेट स्टेज कोनेट मार्शल आर्टिस्ट की पकड़ से बच पाएंगे, और ये तो छोड़ ही दे कि महारानी झाओ फांगहुआ द्वारा लाया गया शाही गार्ड एक परफेक्ट कोनेट मार्शल आर्टिस्ट था या नहीं। उस मामले में इसका मतलब था कि जू वयांग के सामने आने की 90% संभावना थी। साथ ही जू वयांग को यह भी सोचना था कि महारानी झाओ फांगहुआ से मिलने के बाद उन्हें स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम जरूर बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट देने के लिए मजबूर करेगा। ये संख्या कम से कम कुछ हजार पॉइंट थी। उस समय जू वुयान को अपनी ताकत छिपाते हुए ब्रेकथ्रू पॉइंट का असर सहना होगा। उन्हें दोनों का ध्यान रखना था, नहीं तो उसके लिए एक जानलेवा मुसीबत खड़ी हो जाती। मुश्किल मुश्किल मुश्किल, सच कहूं तो ये बहुत मुश्किल था। ये तब से आसान नहीं था जब उसका सामना अंदरूनी अधिकारियों के सुपरवाइजर जू जिनजोंग से हुआ था। गहरी सांस लेते हुए जू वुयान के चेहरे पर एक ठंडी रोशनी चमकी। बात पहले ही यहाँ तक आ चुकी थी और वह इसे बदल नहीं सकता था। अब वह बस इतना ही कर सकता था कि एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट का लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश करे। पहले उसे कई मुफ्त ब्रेकथ्रू पॉइंट मिले थे। अपनी कड़ी मेहनत के साथ अगर वह किस्मत वाला होता तो वह एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट को परफेक्शन दायरे तक बढ़ा सकता था। भले ही वह इसे पूरा न कर पाए, अगर वह इसे थोड़ा और बेहतर कर पाता तो जू वुयान की सुरक्षा ज्यादा होती और उसके बचने की संभावना ज्यादा होती। महारानी झाओ फांगहुआ कोई अच्छी इंसान नहीं थी। अगर उन्हें जू वयांग की असली ताकत का पता चल जाता तो वह जू वयांग से इसे बिल्कुल नहीं छिपाती। उस समय जू वयांग की मौत पक्की थी। सच कहूं तो महारानी की पोजीशन असल में काफी खतरनाक थी। झाओ फांगहुआ पहले से ही 9 झाओ देशों की 7वीं महारानी थीं। पिछली 6 महारानी या तो पागल सम्राट जू जेनवू ने मार दी थीं या दूसरी रखेलों ने मार दी थीं। बेशक उनमें से ज्यादातर को जू जेनवू ने ही मारा था। महारानी के तौर पर अपनी पोजीशन पक्की करने और पागल सम्राट जू जेनवू से मारी न जाने के लिए झाओ फांगहुआ ने बच्चा पैदा करने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि बच्चे को जन्म देने के बाद पागल सम्राट जू जेनवू को उस पर शक होगा और वह कोई बड़ी मुसीबत ला देगा। आखिर झाओ फांगहुआ से पहले भी कुछ महारानी अपने बेटों की वजह से क्राउन प्रिंस बनी थीं। जब क्राउन प्रिंस मारा गया तो इन माओं के बदले से बचने के लिए पागल सम्राट जू जेनवू ने उन्हें भी मार डाला। झाओ फांगहुआ 2 साल से महारानी थीं। यह कोई छोटा समय नहीं था। जाहिर है उनके पास जान बचाने के अपने तरीके थे। अगली सुबह क्राउन प्रिंस पैलेस को खबर मिली कि 9 झाओ राष्ट्र की महारानी झाओ फांगहुआ 1 घंटे में जू वुयान से मिलने आएंगी। क्राउन प्रिंस पैलेस में सभी लोग तुरंत तैयार हो गए। भले ही इस बार जू वुयान के पैर में मेरिडियन घायल हो गए थे, लेकिन महारानी जियोझाओ के आने के सामने वह कुछ देर के लिए ही बिस्तर से उठ पाईं। किसी के धीरे धीरे पास आने पर गाने की आवाज़ सुनकर जू वुयान भी घबरा गईं। खुशकिस्मती से क्योंकि उनके पैरों के मेरिडियन खराब हो गए थे, इसलिए उन्हें दरवाजे पर इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे बस बेडरूम के दरवाजे पर इंतजार करना था, नहीं तो सामने आने का खतरा बहुत ज्यादा होता। साफ सुथरे कदमों की आहट के साथ दूर से एक शानदार ऑरा आया। उस शानदार ऑरा के बीच में 9 झाओ देश की महारानी झाओ फांगहुआ थीं। रंग बिरंगी कढ़ाई शानदार थी, किसी परी जैसी। उसके सिर पर 8 खजानों और मोतियों वाला एक सुनहरा रेशमी जूड़ा था। सूरज से लटकते हुए 5 फीनिक्स वाला एक मोती का हेयरपिन था। गले में एक लाल और सुनहरी ड्रैगन रिंग थी।
उसकी स्कर्ट के चारों ओर एक बीन हरे रंग का महल का साश बंधा था और एक गुलाब का पेंडेंट था। उसने सोने की 100 तितलियों वाली एक पतली लाल साटन जैकेट, 5 रंगों वाली रेशमी नक्काशी वाली पत्थर हरे रंग की चांदी की रेड जैकेट और एक जेडाइट क्रेप स्कर्ट पहनी हुई थी। लाल फीनिक्स जैसी आंखें, 2 घुमावदार विलो जैसी भौहें, एक पतला फिगर, एक चुलबुली काया, एक गुलाबी चेहरा जो अपनी ताकत नहीं दिखाता था और एक मुस्कान जिसमें लाल होठों की खुशबू थी। ऐसी बेमिसाल खूबसूरती जिसका मिजाज बेमिसाल हो, भले ही उसने टिकटॉक, फास्ट हैंड्स, वाटरमेलन पढ़ा हो। वो खूबसूरती भी एक पल के लिए हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। कोई और वजह नहीं थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। भले ही उसकी स्किन सुंदर न हो, फिर भी झाओ फांगहुआ बहुत इमोशनल थी। कहा जा सकता है कि उसे एक झटके में तोड़ा जा सकता था, बिल्कुल ज़ैड की तरह। बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के भी उसका ऑरा अभी भी चौंकाने वाला था। शानदार महल के कपड़े पहने और जियानेटियन लेवल के नौकरों से घिरे होने के कारण इसमें थोड़ी पावर आ गई थी। जू वुवान आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, जैसा कि एक ऐसी औरत से उम्मीद थी जो नाइन झाओ किंगडम की महारानी बन सकती थी। सिर्फ उसका लुक ही उसे क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी था। कम से कम जू वुवान ने धरती पर इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। या भले ही धरती की सबसे खूबसूरत औरत में खूबसूरती भी हो, फिर भी वह झाओ फांगहुआ से दर्जनों गुना कम थी। दोनों साइड बिल्कुल भी एक लेवल पर नहीं थे। जू वुयान सिर्फ इतना कह सकी कि स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में बहुत पावरफुल थी, जो इतनी बेमिसाल खूबसूरती बना सकती थी। वह सिर्फ 20 साल की लग रही थी, जू वुयांग से ज़्यादा बड़ी नहीं। होस्ट को 9 झाओ देश की महारानी झाओ फांगहुआ से जिंदगी में पहली बार मिलने के लिए बधाई। आपने 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार इमोशनल होने के लिए बधाई। आपने 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वुयांग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह इन 2 सुपर लार्ज सिस्टम नोटिफिकेशन से बहुत हैरान थी। एक पल के लिए वह झाओ फांगहुआ की शानदार सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकी और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। आपका बेटा माँ को नमस्ते करता है। अगर आप ठीक हैं तो जल्दी उठें। आपके मेरिडियन अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। जल्दी उठें और बिस्तर पर लेट जाएं। झाओ फांगहुआ ने जल्दी से जू वुयांग को उठाया और किसी से उसे जुबान बिंग बिस्तर पर आराम करने के लिए भेजने को कहा। जब उसने कंबल ओढ़ा तो जू वुयांग का शरीर थोड़ा कांपने लगा। इससे झाओ फांगहुआ और दूसरों को और भी यकीन हो गया कि जू वुयांग की चोटें हल्की नहीं थीं। वरना वह ऐसी कैसे हो सकती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि जू वुयांग पर किसी अजीब ताकत ने हमला किया था, न कि इसलिए कि वह घायल थी। होस्ट को बधाई कि आपने 9 झाओ किंगडम की महारानी से जिंदगी में पहली बार बात की। आपने 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि आपने 9 झाओ देश की महारानी झाओ फांगहुआ से जिंदगी में पहली बार सपोर्ट पाया। आपने 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। झाओ फांगहुआ, 9 झाओ देश की महारानी, सच में एक मुसीबत थी। कुछ ही समय में उसने जू वुवान को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से लगभग 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। जू वानहाओ को निराशा में पता था कि वह इस बार फिर से ज़रूर सफल होने वाला है। असल में बोन मैरो रिफाइनमेंट पूरा करना ही अंत नहीं था। उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट और उससे ऊपर तक पहुंचना चाहिए था। खुद को नुकसान पहुंचाना असल में सुधार की रफ्तार को धीमा करने और साथ ही स्वर्गीय पवित्रता के महल में साधना से बचने के लिए था। आखिर में इससे उसे बहुत परेशानी हुई। ये सच में खुद को हराने वाला था। ऐसा कितनी बार हुआ है? ये दूसरी बार ही होगा। होस्ट को अपनी जिंदगी में दूसरी बार खुद को आगे बढ़ाने के लिए बधाई। आपने 8,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। मैं चलता हूँ। जू वानहाओ ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया और 9 झाओ देश की महारानी झाओ फांगहुआ को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। अनजाने में उसकी नज़र झाओ फांगहुआ के पीछे खड़े 2 लेट स्टेज जियानेटियन रियल मार्शल आर्टिस्ट पर पड़ी और उसने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से उसने आज सुबह आजूर ड्रैगन कंसीलमेंट को अच्छे से साध लिया था, नहीं तो जू वुवान ऐसे किसी हमले में एक्सपोज हो सकता था। जिंदगी सच में बहुत मुश्किल थी। खुशकिस्मती से झाओ फांगहुआ जू वानहाओ के साथ ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता था। किसी भी राजकुमार और राजकुमारी के चक्कर में पड़ने से बचने के लिए झाओ फांगहुआ पिछले 2 सालों से राजकुमारों और राजकुमारियों से मिलने पर ऐसा ही करती थी। महल में कुछ आम काम हुए। उन्होंने उसे सप्लीमेंट्स दिए, चिंता वाली बातें कहीं और उसे अच्छे से आराम करने को कहा। सब कुछ एकदम सही था और कुछ भी ऐसा नहीं था जो अजीब लगे। बेशक ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके बारे में गॉसिप की जाए। वे अच्छे बर्ताव वाले, ठीक ठाक थे, न पास थे न दूर। फिर वह जल्दी से चला गया और जू वुवान के लिए मैसेज नोटिफिकेशन की एक सीरीज छोड़ गया। 9 झाओ देश की महारानी झाओ फांगहुआ से जिंदगी में पहली बार दवा और टॉनिक पाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 20,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं।
नौझाओ किंगडम की महारानी झाओ फांगहुआ से जिंदगी में पहली बार दिलासा मिलने और मनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसा कि नौझाओ देश की महारानी से उम्मीद थी, थोड़े ही समय में उन्होंने झू वुवान को 1 लाख से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिला दिए थे। वह सच में डरावनी थीं। नौझाओ देश की महारानी पहले से ही ऐसी थीं। नौझाओ देश के पागल सम्राट झू झेनवू की तो बात ही छोड़िए। अगर झू वुवान पागल सम्राट झू झेनवू से मिलती तो उन्हें कितने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल सकते थे, बस ये सोचकर ही दिल ठंडा पड़ जाता था। क्राउन प्रिंस का पद असल में इंसानों के लिए नहीं था, खासकर तब जब कोई खास एनकाउंटर सिस्टम हो। उसे कभी भी इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पीने के लिए मजबूर होना पड़ता। वह कैसे ठीक से जी पाता। इस बार अगर झाओ फांगहुआ की गलतफहमी और झू वयांग से उसकी ऊपरी मुलाकात न होती, जिसमें ज़्यादा देर नहीं हुई, तो झू वयांग का पर्दाफाश हो जाता। आखिरकार इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट से हमला होना एक बड़ी नदी जैसा था। झू वुवान इसका सामना कैसे कर सकता था। उसकी अभी की ताकत बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे के बाद के स्टेज में ही थी, इसलिए वह इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता था जब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ती। और अगर वह अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी लेवल तक बढ़ा लेता तो झू वुवान बिना कोई आवाज़ किए इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट से बदली हुई सारी अजीब ताकत को सोख लेता। झू वुवान की अभी की ताकत के साथ अगर उसे सिर्फ कुछ 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल भी जाते तो भी वह इन सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लिमिटलेस अर्थ टेक्निक को ध्यान से घुमाते हुए अपनी ताकत छिपा सकता था। हालांकि अगर उसके पास 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स होते तो उसे पहले इसे रोकना पड़ता। जब कोई और नहीं होता तो वह इन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लिमिटलेस अर्थ टेक्निक को घुमाता। आखिर में झू वुवान की ताकत ही काफ़ी नहीं थी, लेकिन अब वह बिना किसी रोक टोक के अपनी ताकत बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये सच में उल्टी बात थी। हालांकि झू वुवान को यह नहीं पता था कि झाओ फांगहुआ इतनी जल्दी क्यों चला गया और जल्दी जल्दी मिलने का प्रोसेस क्यों किया। इसका एक कारण ये भी था कि झू वुवान का एक्सप्रेशन बहुत बुरा था और उसका पूरा शरीर अनजाने में कांप रहा था। इससे झाओ फांगहुआ और दूसरों को लगा कि झू वुवान की चोटें काफ़ी गंभीर थीं। उन्होंने ज़्यादा देर करने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि झू वयांग की चोटें और बढ़ जाएं। वे इसे साफ साफ नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने मिलने का प्रोसेस तेज़ कर दिया। उन्होंने झू वयांग की ताकत भी नहीं देखी और जल्दी में चले गए। नहीं तो अगर झाओ फांगहुआ के लेट स्टेज ज़ियानिटियन गार्ड थोड़ी देर और देखते तो उन्हें कुछ सुराग मिल सकते थे। इस बार ये काफ़ी खतरनाक था। हालांकि वह एक मुसीबत से बच गया था, लेकिन झू वुवान खुश नहीं था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इतनी बड़ी लहर के असर से उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। ब्रेक थ्रू पॉइंट से इतने बड़े असर का सामना करते हुए झू वयांग का बोन मैरो जल्दी से एक छोटी लिमिट तक पहुंच गया। इसका मतलब ये भी था कि झू वयांग फिर से कामयाब हो गया था। बोन मैरो रिफाइनमेंट पूरा। एक बार जब उसने अर्थ इन्फिनिटी टेक्निक को पूरी तरह से सर्कुलेट कर लिया तो झू वयांग के शरीर में बोन मैरो सिल्वर जेड जैसा हो गया। ये बहुत ही मार्मिक लग रहा था और सुनहरी हड्डियां और सिल्वर मैरो एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। इस पॉइंट तक उसकी वाइटलिटी फोर्स को ठीक करने का मतलब ये भी था कि वह एक खास लिमिट तक पहुंच गया था। अगर वह आगे बढ़ना चाहता था तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल क्यूई, या यूं कहें कि स्पिरिचुअल चीज़ों पर निर्भर रहना होगा। आम भाषा में वे स्वर्गीय चीज़ें और सांसारिक खजाने थे। जिन योद्धाओं ने अपने अंदरूनी क्यूई बीजों को गाढ़ा नहीं किया था, वे बाहरी दुनिया से स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल क्यूई को बिल्कुल भी सोख नहीं सकते थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ स्पिरिचुअल क्यूई सिर्फ उन स्वर्गीय चीज़ों और सांसारिक खजानों को खाकर ही अप्रत्यक्ष रूप से पा सकते थे। ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिफाइनमेंट के लिए एक सही प्राकृतिक खजाना ढूंढना जरूरी था। इसे खाकर कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी के एक हिस्से का इस्तेमाल करके उसे ब्लड एसेंस की शक्ति के साथ मिला सकता था, जिससे ब्लड एसेंस की शक्ति में बदलाव आ सकता था और वह स्पिरिट ब्लड में बदल सकता था। जब तक मेरिडियन में क्यूई और ब्लड पावर को स्पिरिट ब्लड में अपग्रेड किया जा सकता था, तब तक वह स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल क्यूई को खींच सकता था। वहां से अंदरूनी क्यूई बीज मेरिडियन में गाढ़ा हो जाएंगे और वह अगले बड़े दायरे में कदम रखेगा। उसका बोन मैरो पहले ही पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट की कोशिश करने का समय था। एक तेज अजीब सी शक्ति ने झू वयांग के शरीर को घेर लिया। इसने ब्लड एसेंस की शक्ति को कम करना शुरू कर दिया। असल में झू वयांग महारानी झाओ फांगहुआ के भेजे कुछ कुदरती खजानों को चुनना चाहता था ताकि खून और क्यूई की ताकत को गाढ़ा किया जा सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रेक थ्रू पॉइंट का एक हिस्सा अचानक एक खास तरह की स्पिरिचुअल क्यूई में बदल जाएगा। इस तरह की स्पिरिचुअल क्यूई झू वयांग के शरीर से पूरी तरह मेल खाती थी और लिमिटलेस अर्थ टेक्निक के साथ पूरी तरह से मिल सकती थी। ये लिमिटलेस अर्थ टेक्निक के खास तरीके और टेक्निक के हिसाब से घूमने लगी। उसकी वाइटलिटी फोर्स बदलने लगी। सब जानते थे कि वाइटलिटी फोर्स की साधना ही बॉडी टेम्परिंग स्टेज की नींव थी।
वाइटलिटी फोर्स जितनी मजबूत होगी, शरीर उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। जब वाइटलिटी फोर्स का असर अपनी लिमिट पर पहुंच गया, तो वाइटलिटी फोर्स को बढ़ाना ज़रूरी था। इसलिए उसकी वाइटलिटी फोर्स के बदलने के साथ साथ ज़ू वुवान के शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सुधार होने लगा। यह एक तरह का ओवरऑल ब्रेक थ्रू था। 100 फीट लंबा, एक कदम और आगे। उसकी स्किन, मसल्स, टेंडन, हड्डियां, 5 अंदरूनी अंग और बोन मैरो पहले ही एक तय लिमिट तक पहुंच चुके थे। अपनी वाइटलिटी फोर्स की मदद से वह धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को तोड़ने लगा। शुरू में ऊपरी ब्लड एसेंस पावर इस खास स्पिरिचुअल एनर्जी के असर में बहुत तेज स्पीड से एक स्थिर और मोटी पावर में बदल गई। अर्थ स्पिरिट ब्लड, ब्लड एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड एक्सचेंज, रीबर्थ और क्लींजिंग। अर्थ स्पिरिट ब्लड की पहली धार दिखने पर ज़ू वुवान को लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसका पूरा शरीर थोड़ा भारी हो गया है। उसी समय उसे आसपास की जगह में एक खास एनर्जी बहती हुई महसूस हुई। इस एनर्जी को स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता था। ज़ू वुवान इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सका। उसने लिमिटलेस अर्थ टेक्निक को सर्कुलेट करने पर ध्यान दिया और अपनी ब्लड एसेंस पावर का इस्तेमाल ब्रेक थ्रू पॉइंट से बदली हुई खास स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया। इस तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। अर्थ स्पिरिट ब्लड के पहले झोंके के साथ बाद की टेम्परिंग और भी आसान हो जाएगी। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। जैसे ही लिमिटलेस अर्थ टेक्निक सर्कुलेट हुई, ज़ू वुवान के शरीर में ब्लड और क्यूई ने तेजी से खास स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और ट्रांसफॉर्म होने लगा। दूसरा झोंका, तीसरा झोंका, चौथा झोंका। धीरे धीरे यह एक स्पिरिचुअल धुंध में इकट्ठा हो गया। जब ज़ू वुवान के शरीर में लगभग 10% ब्लड एसेंस पावर ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया, तो इसका मतलब ये भी था कि ज़ू वुवान की ताकत एक नए स्टेज में आ गई थी। शुरुआती ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिफाइनमेंट। वाइटलिटी एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के हर हिस्से से जुड़ी होती है। जब वाइटलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो शरीर के दूसरे हिस्से भी नेचुरली ऊपर उठते हैं। ये पहले बताया गया ब्लड ट्रांसफ्यूशन, रीबर्थ और मैरो क्लींजिंग था। जब ब्लड एसेंस पावर का 10% हिस्सा अर्थ स्पिरिट ब्लड में बदल गया, तो अर्थ स्पिरिट ब्लड के रेशे ज़ू वुवान के शरीर में घूमने लगे, जिससे ज़ू वुवान की स्किन, मसल्स, टेंडन्स और हड्डियों को गहराई से पोषण और मजबूती मिली। इस तरह का सुधार हर तरफ से हुआ और कुल मिलाकर यह किसी भी पिछले बड़े दायरे से कहीं ज़्यादा था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में आम मार्शल आर्टिस्ट और खास मार्शल आर्टिस्ट के बीच की लाइन भी थी। एक बार जब कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट में जाकर स्पिरिट ब्लड में बदल जाता, तो इसका मतलब था कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि कोई मार्शल आर्टिस्ट इन क्यूई सीड को बेहतर बना सकता है और इस खास पावर में माहिर हो सकता है। इसीलिए इसे खास कहा जाता था। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट से पहले मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर को बेहतर बनाते थे। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे बस मरने वाले शरीर ही थे। एक बार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी इन क्यूई को गाढ़ा कर लेता, तो उसकी उम्र आसानी से 50 से 70 साल तक बढ़ सकती थी। आम लोगों को 70 की उम्र में बहुत कम माना जाता था। भले ही डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल क्यूई आम लोगों को पोषण दे सके, लेकिन उन आम लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा ही होती थी। अगर वे थोड़ा और जीते भी, तो वे 60 साल से ज़्यादा ही होते। इसीलिए एक कहावत थी कि 70 की उम्र में लोग बहुत कम होते थे। लेकिन एक बार जब वे अपनी इन क्यूई को गाढ़ा कर लेते, तो मार्शल आर्टिस्ट आसानी से 70 साल से ज़्यादा जी सकते थे। सिर्फ उम्र के नज़रिए से उन्हें बहुत खास माना जा सकता था। ज़ू वुवान अपने शरीर में बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। उसका शरीर, जिसे पहले ही फ्लॉलेस डाउ फाउंडेशन ने ठीक कर दिया था, हथौड़े से मारने की एक और लहर का स्वागत कर रहा था। ज़ू वुवान के शरीर से मिट्टी के रेशे निकल रहे थे, जिससे वह डरकर सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में छिप गई। उसने ज़ुबान आइस बेड पर दोबारा लेटने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि वह एक और बेड खराब कर दे। पिछली बार वह बेड को जला सकता था, लेकिन इस बार वह उसे जला भी नहीं सका। ज़ू वानहाओ इस मामले की वजह से एक और आत्मदाह नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा हुआ, तो वह सच में पूरे नाइन जाओ कंट्री में मजाक का पात्र बन जाएगा। हालांकि वह पहले ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट तक पहुंच चुका था, फिर भी ज़ू वुवान के शरीर में बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट थे जो पच नहीं पाए थे। जब अर्थ स्पिरिट ब्लड उसके शरीर को साफ कर रहा था, तब भी ज़ू वुवान की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। खास स्पिरिचुअल एनर्जी के रेशे ज़ू वुवान के शरीर में ब्लड एसेंस में मिलकर आज़ाद लग रहे थे, जिससे ब्लड एसेंस पावर बदल गई। ये खास स्पिरिचुअल एनर्जी ज़ू वुवान की ज़रूरतों से पूरी तरह मेल खाती थी। बदला हुआ अर्थ ब्लड एसेंस गाढ़ा और स्टेबल था, जिससे ज़ू वुवान का डिफेंस और उसका पूरा शरीर मजबूत हो गया। साथ ही इसका एक खास कंसीलमेंट इफेक्ट भी था। इसे ज़ू वुवान की असली ताकत छिपाने के लिए एज्योर ड्रैगन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। यह इफेक्ट कुछ ऐसा था जिसकी ज़ू वुवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये परफेक्ट एज्योर ड्रैगन कंसीलमेंट को एक और कदम आगे बढ़ाने और भी ज़्यादा पावरफुल बनने देने के बराबर था।
इस समय एक लेट स्टेज कोनेट मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई परफेक्ट कोनेट मार्शल आर्टिस्ट जू वुआन की जांच भी करता तो जू वुआन को पूरा भरोसा था कि वह इसे छिपा सकता है। जू वुआन का सेफ्टी लेवल बढ़ गया और उसे बहुत ज़्यादा आराम महसूस हुआ। उसने खास स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर फोकस किया, जिससे उसके शरीर में ब्लड एसेंस लगातार बदलता और बेहतर होता रहा। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार बोन मैरो रिफाइनमेंट के परफेक्शन तक पहुंचने के लिए बधाई। आपने 5000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के शुरुआती स्टेज तक पहुंचने के लिए बधाई। आपने 6000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। लगातार ब्रेक थ्रू से जू वयांग को 10,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले थे। अभी भी कुछ लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ऐसे थे जो इस्तेमाल नहीं हुए थे। अब जब उसे फिर से इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे तो जू वयांग की ताकत बढ़ना नामुमकिन था, भले ही वह चाहता हो। जैसे जैसे स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ी, जू वयांग के शरीर में ब्लड एसेंस स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलकर बदलता रहा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ स्पिरिचुअल ब्लड बनता रहा। जू वयांग के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। 10%, 11%, 12%, 13%, 15%, 20%, 25%, पूरी तरह से 28% तक। सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब ताकत आखिरकार जू वुआन ने खत्म कर दी। महारानी झाओ फानगहुआ के आने से पहले के मुकाबले उसकी ताकत कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। ब्लड एसेंस की लगभग 30% पावर के ट्रांसफॉर्मेशन से जू वुआन के शरीर में बहुत सुधार हुआ था। ये सुधार हर तरफ से था, जिससे जू वुआन को अपनी मौजूदा लिमिट को अच्छे से पार करने में मदद मिली। शुरुआती सफाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। इस दायरे की मदद से उसका शुरू में परफेक्ट फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन असल में थोड़ा बेहतर हुआ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट का असर दोबारा जन्म और सफाई जैसा था, इसलिए ऐसी स्थिति होना नॉर्मल था। हालांकि उसके फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन में सुधार ने जू वुआन को एक बार फिर समझा दिया कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मजबूत फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन होना चाहिए। दुनिया कभी भी एब्सोल्यूट नहीं थी, साधना की दुनिया तो दूर की बात है। भले ही किसी के पास फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन हो, जैसे जैसे साधक की ताकत बढ़ती गई, आगे बढ़ने के प्रोसेस के दौरान शरीर में कुछ कमियां और खामियां आना लाजमी था और फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन पर असर पड़ता था। इस समय उसे अपने फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन को और बेहतर बनाने या उसमें सुधार करने की ज़रूरत थी। महारानी झाओ फानगहुआ के आने से जू वयांग को एक बार फिर दुनिया के खतरों का एहसास हुआ। इसके अलावा झाओ फानगहुआ के आने से उसने देखा कि 9 झाओ देशों की महारानी भी जू वयांग से मिलने आई थीं। जू वयांग से मिलने के लिए निश्चित रूप से और भी राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें आएंगी। उस समय जू वानवान के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल न करना नामुमकिन होगा। जैसा कि कहा जाता है, पेड़ शांति चाहता है लेकिन हवा नहीं रुकती। जू वानवान सच में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहती थी, लेकिन आसपास के हालात और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम साफ तौर पर जू वानवान को अपनी मर्जी से काम करने नहीं दे रहे थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। मैं पहले से ही काफ़ी शांत, काफ़ी ईमानदार और काफ़ी सुरक्षित हूँ। जब से उसने ट्रांस माइग्रेट किया है, जू वुआन अपने बेडरूम में ही रहती थी और एक भी कदम बाहर नहीं निकलती थी। वह यहीं खाती, पीती और शौच करती थी, इस बात की परवाह किए बिना कि पढ़ने वाले बोर हो रहे हैं या नहीं। बेशक किसी भी पढ़ने वाले के इसे देख पाने की संभावना बहुत कम थी। धरती पर उन बेवकूफ़ किताबी दोस्तों के लिए उसके साथ ट्रांस माइग्रेट करना नामुमकिन था, नहीं उनके पास हर समय उसके हर काम को देखने के लिए भगवान जैसा नजरिया हो सकता था। इसलिए सिर्फ जू वयांग ही इन तकलीफ़ों को समझ सकती थी। उसे फिटनेस, स्पोर्ट्स, स्विमिंग और रनिंग पसंद करने देना। स्वस्थ धरतीवासियों के लिए इस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक के बाद एक उसके दरवाजे पर कई परेशानियां दस्तक दे रही थीं। इन परेशानियों की मदद से जू वयांग की ताकत को इंद्रधनुष कहा जा सकता था और सुधार की रफ्तार डरावनी थी। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को इस दायरे तक पहुंचने में सालों, दशकों या पूरी जिंदगी लग जाती थी, लेकिन जू वुआन कुछ ही दिनों में वहां पहुंच गई थी। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के शुरुआती स्टेज में एक 17 साल की मार्शल आर्टिस्ट और इतनी मजबूत साधना की नींव के साथ शायद पूरे 9 झाओ कंट्री में कोई नहीं था। आम हालात में बाहरी दुनिया के जीनियस, यहाँ तक कि 100 साल में सिर्फ एक बार दिखने वाले बेमिसाल जीनियस भी ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल की उम्र में बोन मैरो रिफाइनमेंट के दायरे तक पहुँच जाते थे। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था और उनके लिए जू वानहाओ जैसा साधना का आधार होना और भी नामुमकिन था। भले ही इन बेमिसाल चमत्कारों को स्वर्गीय खजानों और स्पिरिट पिल्स की मदद मिली हो, उनकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा जू वुआन के बराबर ही होगी। हालांकि जू वुआन ने कोई स्वर्गीय खजाना या स्पिरिट पिल्स बिल्कुल नहीं लीं। बेशक जिस समय उसे नशा दिया गया था वह गिना नहीं गया। इतने जीनियस के होते हुए भी जू वुआन खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था।
होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में दूसरी बार सिस्टम का क्रेडिट बेशर्मी से लिया। तुम्हें 222 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएंगे। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम सच में बहुत खराब था। हर चीज़ को स्पेशल एनकाउंटर कहा जा सकता था। तुम इतने बोर कैसे हो सकते हो? जू वुआन बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसने पहले ही परफेक्शन रेल्म के लिए एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट की खेती कर ली थी। कहा जा सकता है कि आगे कोई तरक्की नहीं हुई। ऐसे में वह अपनी लड़ने की ताकत और जान बचाने की काबिलियत बढ़ाने के लिए 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की खेती करने के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में छिप जाएगा। तभी उसके बचने का ज़्यादा चांस होगा। जू वुआन सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में घुसा और उसे अंदर से बंद कर लिया। उसने 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की साधना शुरू कर दी। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार 9 ड्रैगन फिस्ट की साधना करने के लिए बधाई। आपको 400 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार इल्यूजन गॉड स्टेप्स की साधना करने के लिए बधाई। आपको 400 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी देर साधना करने के बाद जू वुआन को लगभग 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले, जिससे उसकी ताकत और फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बढ़ गए। इस समय जू वुआन के पास फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या पहले से ही 20,000 के करीब थी। हालांकि जू वुआन का इन फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स में जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अपनी जान को बेहतर तरीके से बचाने और अपनी ताकत छिपाने के लिए जू वुआन पहले से ही एक और छिपाने की सीक्रेट टेक्निक सीखने और अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट के साथ इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। हिडन एजियो ड्रैगन का परफेक्ट स्टेज लॉजिकली टेम्पर्ड बॉडी स्टेज में एक मार्शल आर्टिस्ट को एक कोनेट परफेक्शन मार्शल आर्टिस्ट की नज़र से छिपने में मदद कर सकता था। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह किस तरह का कोनेट परफेक्शन मार्शल आर्टिस्ट था। एक कोनेट परफेक्शन मार्शल आर्टिस्ट के लिए जिसने एक शक्तिशाली डिटेक्शन सीक्रेट स्किल में महारत हासिल कर ली थी, जू वुआन के उससे छिपने की संभावना ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा भले ही जू वुआन एक बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट था, उसकी साधना का आधार बहुत मजबूत था। उसकी कुल ताकत उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज़्यादा थी। ये कहा जा सकता है कि वह बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट में एक अनोखी चीज़ थी। इसके अलावा स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम हमेशा मुश्किल मौक़ों पर परेशानी खड़ी करता था। इसलिए जबकि परफेक्ट एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट दूसरे आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफ़ी हो सकता है, यह जू वुआन के लिए अभी भी काफ़ी नहीं था। इसलिए उसे अपनी छिपने की काबिलियत बढ़ाने के लिए अभी भी छिपने की एक सीक्रेट कला सीखनी थी। तभी वह पागल सम्राट जू जेनवू की नज़र से छिप पाएगा। आखिरकार जू जेनवू न सिर्फ नौ झाओ देश में सबसे ताकतवर था, बल्कि उसके पास एक बहुत ही ताकतवर सीक्रेट स्काउटिंग टेक्निक भी थी। असली मालिक की याददाश्त के हिसाब से जू वुआन को ज़रूरी छिपने की सीक्रेट टेक्निक नहीं मिली थी। हालांकि असली मालिक की याददाश्त में अभी भी कई छिपने की सीक्रेट टेक्निक थी, लेकिन उनमें से कई बेमिसाल थीं। इस शरीर के असली मालिक ने भी एक अच्छी छिपने की टेक्निक सीखी थी। बदकिस्मती से इन्हें ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसलिए जू वुआन ने पहले बेडरूम में स्टडी में खोजने का प्लान बनाया ताकि देख सके कि क्या उसे वह छिपने की टेक्निक मिल सकती है जिसकी उसे ज़रूरत है। अगर उसे सच में वह नहीं मिली, तो वह इंपीरियल पैलेस की लाइब्रेरी जाने के बारे में सोचेगा, भले ही उसे कुछ रिस्क उठाने पड़ें। कुछ घंटों तक 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की साधना करने के बाद जू वुआन स्टडी रूम में छिपने की कोई सही सीक्रेट टेक्निक ढूंढने ही वाली थी कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। महाराज, अब आपकी दवा लेने का समय हो गया है। जू वुआन का चेहरा खराब हो गया। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो यह वही महंगी दवा होती जो लाइचुन और चुक्सिया ने भेजी थी। मेरिडियन को ठीक करने में इसका कमाल का असर हुआ था। बेशक ब्रेक थ्रू पॉइंट बढ़ाने में भी इसका कमाल का असर हुआ था। कल पागल सम्राट जू जेनवू के भेजे शाही डॉक्टर ने जू वुआन के मेरिडियन को हुए नुकसान की जांच की और वह तुरंत जू वुआन के लिए सही दवा बनाने वापस चला गया। अब ऐसा लग रहा था कि दवा पहले ही बना ली गई थी। वह इसे नहीं खाना चाहता था, लेकिन अब वह एक पेशेंट था। अगर वह इसे नहीं खाता तो यह निश्चित रूप से सभी को शक में डाल देता। लेकिन अगर वह इसे खा लेता तो जू वुआन को ज़रूर बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलते, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती। उसके लिए छिपना और भी मुश्किल हो जाता। इसके अलावा जू वुआन की अभी की ताकत मिड स्टेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन दायरे से सिर्फ आधा कदम दूर थी। इन महंगी दवाओं को लेने के बाद वह ज़रूर एक कदम और आगे बढ़ पाएगा। इसके बारे में सोचना ही दर्दनाक था। एक पल सोचने के बाद जू वुआन लाचारी में लाइचुन और चूजिया को अंदर आने दे सका और महल में शाही डॉक्टर द्वारा उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया पल्स रिस्टोरिंग पाउडर लेना शुरू कर दिया। मेरिडियन की नींव को ठीक करने वाली औषधीय जड़ी बूटियां सभी स्वर्ग और दुनियावी खजाने थीं। वे शाही महल के बाहर अनमोल थीं।
कहा जाता था कि पल्स रिस्टोरिंग पाउडर बनाने के लिए शाही महल के शाही डॉक्टरों ने कई स्वर्ग और दुनियावी खजानों का इस्तेमाल किया था। कोई सोच सकता है कि इसकी कीमत कितनी चौंकाने वाली रही होगी। एक निवाला खाने के बाद झू वयांग ने कई नोटिफिकेशन सुने। होस्ट को जिंदगी में पहली बार स्पिरिचुअल मेडिसिन पल्स रिस्टोरिंग पाउडर लेने के लिए बधाई। आपको 1,00,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 1000 साल पुराने स्नो लोड्स का स्वाद लेने के लिए बधाई। आपको 20,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जीवन में पहली बार 1000 साल पुराने जिनसेंग का स्वाद चखने के लिए बधाई। तुम्हें 20,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल गए हैं। यह भाड़ में जाए, ये खत्म हो गया। हालांकि उसने पहले ही सोच लिया था कि मेरिडियन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा ज़रूर बहुत कीमती होगी, फिर भी झू वुवान को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी कीमती होगी। उसने सिर्फ एक घूंट लिया था, लेकिन उसे असल में 200,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे। क्या यह मुमकिन भी था? क्या शाही महल इतना अमीर था? क्या ये सिर्फ एक मेरिडियन को ठीक करने के लिए नहीं था? क्या इतने सारे आसमानी और दुनियावी खजानों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी? क्या उन्हें इतना ज़्यादा खर्चीला होना था? झू वुवान को दिल में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा सकती थी और ब्रेक थ्रू पॉइंट से होने वाले असर की लहरों को सहते हुए बेबस होकर बचा हुआ पल्स रिस्टोरिंग पाउडर खाती रही। झू वान को इस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह नमकीन मछली बन गई हो, उस तूफान की चपेट में आकर जिसमें ब्रेक थ्रू पॉइंट बदल गया था। सहने और कभी कभी इधर उधर कूदने के अलावा ऐसा लग रहा था कि उसके पास और कुछ नहीं है कर सकता था। जब तक उसने बहुत कीमती पल्स रिस्टोरिंग पाउडर का एक कटोरा खत्म किया, तब तक झू वुवान को 300,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल चुके थे। फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट की संख्या 30,000 से ज़्यादा हो गई थी। कोई सोच सकता था कि उसकी फसल कितनी ज़बरदस्त रही होगी। महाराज, नौकर चले जाएंगे। लाइचुन और चूजिया के बड़ी मुश्किल से जाने का इंतजार करने के बाद झू वयांग तुरंत अपनी जगह पर आ गया और अपनी पूरी ताकत से उस अजीब सी शक्ति को सोखने लगा। इस अजीब शक्ति के असर में झू वुवान की ताकत फिर से हैरान करने वाली तेजी से बढ़ने लगी। खास स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड एसेंस की शक्ति तेजी से मिल गई, जिससे ब्लड एसेंस की शक्ति में बदलाव आया। झू वुवान के शरीर में धरती के स्पिरिचुअल खून की मात्रा बढ़ने लगी। 28%, 19%, 30%, ये पहले से ही शुरुआती ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट स्टेज का पीक था। इसके बाद यह अब बॉटलनेक को तोड़ने और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के बीच के स्टेज में कदम रखने का समय था। इतनी उथल पुथल वाली और अजीब ताकत का सामना करते हुए ये बॉटलनेक बस एक पल के लिए ही रहा, फिर इसे तोड़ दिया गया। फिर झू वयांग के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड की मात्रा बढ़ती गई। 30%, 31%, 32%, 33%, 35%, 40%। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को अपने शरीर में वाइटलिटी फोर्स का थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए कई बार एक ही तरह के स्वर्गीय और सांसारिक खजाने लेने पड़ते थे। हर 1% की बढ़ोतरी में 10 दिन से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा समय लगता था। हालांकि झू वुवान अलग थी। ब्रेक थ्रू पॉइंट के असर में उसकी वाइटलिटी फोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड रॉकेट पर बैठने जैसी थी। नहीं, रॉकेट पर बैठना भी इतना तेज नहीं था। आम हालात में एक आम मार्शल आर्टिस्ट को शुरुआती स्टेज से आगे बढ़ने में कम से कम 3 साल लगते। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के बीच के स्टेज तक। यहाँ तक कि 9 झाओ कंट्री के बेमिसाल जीनियस को भी बहुत सारा खजाना और समय खर्च करना होगा। कुछ महीनों के बिना वे एक छोटे से दायरे को तोड़ नहीं पाएंगे। ये स्पीड झू वुवान के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इस वेव में सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद झू वुवान के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा पहले ही 59% तक पहुंच गया था। वह नेचुरल खाई की बेड़ियों को तोड़ने और लेट स्टेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन दायरे में जाने से बस थोड़ा ही दूर था। साथ ही ज़्यादा और मजबूत अर्थ स्पिरिट ब्लड की मदद से झू वुवान के शरीर को ज़्यादा गहराई से टेम्परिंग और पोषण मिला। स्किन, मसल्स, हड्डियाँ, 5 अंदरूनी अंग, इन दोनों में और सुधार हुआ था, जिससे झू वुवान की पूरी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। साथ ही झू वयांग के टैलेंट और काबिलियत में भी थोड़ा सुधार हुआ था, खासकर मार्शल आर्ट्स के मामले में सुधार और भी ज़्यादा था। इस समय हालांकि झू वुवान ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के बीच के स्टेज में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसकी पूरी ताकत इन क्यूईसीड दायरे पर हावी होने के लिए काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स को भी झू वुवान ने एक खास लेवल तक बढ़ा दिया था। हालांकि उसने इसे कुछ ही बार कल्टीवेट किया था, लेकिन यह एक आम मार्शल आर्टिस्ट के कुछ महीनों से ज़्यादा कल्टीवेट करने के बराबर था। एक मेन अटैक और एक मेन डॉज के साथ झू वयांग की कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ गई। बेशक उसकी जान बचाने की काबिलियत भी बढ़ गई। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर की मदद से झू वयांग के फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या हज़ारों तक पहुंच गई थी। इसके बाद जब तक उसे कोई सही मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक मिल जाती, झू वयांग बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पर भरोसा करके इसे बहुत तेज स्पीड से बेहतर बना सकता था।